whenever you need to see the bigger screen, I mean when I need to zoom up the screen for you guys, so let me know. Okay, so multiple processor scheduling. Okay, CPU scheduling more complex when multiple CPUs are available. Yes, it means that when we have one CPU, so I don't think that scheduling is that much difficult or complex. But when multiple CPUs are involved, so the CPU scheduling becomes more complex. Okay, do I have to teach you in Urdu this point? मेरा कहने का यह मतलब है कि हमारे पास जब एक सीपीयू होती है, पुराने ज़माने में एक प्रोसेसर होता था, ये मल्टी कोर्स और मल्टी थ्रेडिंग और ये मल्टीपल प्रोसेसर, इसका कंसेप्ट नहीं था उस वक्त। तो उस ज़माने में एक सीपीयू पे तमाम प्रोसेस शेड्यूल करना, ठीक है, इट वाज अ डिफ़िकल्ट जॉब बट नॉट दैट मच, ठीक है। लेकिन आजकल जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स आ रहे हैं, वो सारे मल्टी प्रोसेसर हैं। इनफैक्ट मल्टी प्रोसेसर के बाद मल्टी थ्रेडेड भी हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर, देन मल्टी कोर्स, देन मल्टी थ्रेड्स इन ईच कोर, ठीक है। आई होप के यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आजकल के दौर में यार, टेक्नोलॉजी के दौर में ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोसेसर्स। होमोजीनियस प्रोसेसर मतलब सेम, मिलते जुलते, ठीक है, विद इन मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमारे पास ऐसे प्रोसेसर होते हैं जो ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट वर्क्स इन द सेम फैशन, ठीक है। और दूसरे किस्म के प्रोसेसर हमारे पास जो होते हैं वो है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। ओनली वन प्रोसेसर एक्सेसेस द सिस्टम डाटा स्ट्रक्चर, एलिवेटिंग द नीड फॉर डाटा शेयरिंग। और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है कि उसमें से अगर 2, 3, 4 जितने भी प्रोसेसर हैं, उसमें एक प्रोसेसर है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और वो सिस्टम के जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टैक और क्यूज वगैरह वगैरह, वो सारे जो है एक्सेस कर रहा होता है। तो इसमें ये मसला, मैं मसला क्या देता हूँ, चलिए, ये आ जाता है कि डेटा शेयरिंग की कमी हो जाती है। क्यों? बाकी प्रोसेसर डेटा शेयर नहीं कर रहे होते हैं, बस एक ही प्रोसेसर वो बॉस बना होता है और बाकी प्रोसेसर पे डोमिनेंट होता है और वो डाटा स्ट्रक्चर्स को और रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा होता है। तो बाकी जो प्रोसेसर्स होते हैं वो दैट मच कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। एक और टाइप भी है हमारे पास, इसको हम एसएमपी कहते हैं। एसएमपी का मतलब है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। ईच प्रोसेसर इज सेल्फ शेड्यूलिंग। हर एक प्रोसेसर अपनी अपनी शेड्यूलिंग करता है और ऑल प्रोसेसेस इन कॉमन रेडी क्यू। और तमाम प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए एक ही क्यू होती है, उसको हम कहते हैं कॉमन रेडी क्यू। और ईच हैज इट्स ओन प्राइवेट क्यू ऑफ रेडी प्रोसेसेस। या हर एक प्रोसेसर की अपनी एक प्राइवेट क्यू होती है और उसमें तमाम रेडी प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेस जो सीपीयू के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रही है? 3 किस्म के मल्टी प्रोसेसर में 3 किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं जिन पे शेड्यूलिंग की जाती है। एक होते हैं होमोजेनियस प्रोसेसर्स जो बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें मसला नहीं आता, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी हद तक कोऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर। इसमें भी ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं लेकिन एक जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा होता है। तीसरी जो किस्म है हमारे पास वो सिमेट्रिक। हर एक प्रोसेसर के साथ अपनी क्यू होती है, अपनी शेड्यूलिंग वो कर रहा होता है, या वो जो मेन कॉमन क्यू होती है प्रोसेसेस की, उसको एक्सेस कर रहा होता है और अपने अपनी शेड्यूलिंग कर रहा होता है, ठीक है। इसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, आगे हम जाएंगे तो वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है प्रोसेसर एफिनिटी। इसका ये मतलब है कि जो प्रोसेस जिस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होना है, तो वो प्रोसेस ज़्यादातर प्रेफर देता है कि उसी प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो जाए और उसी प्रोसेस को प्रेफर करता है। इसको एफिनिटी नॉर्मल इंग्लिश में सिंपैथी, काइंडनेस, ठीक है, अट्रैक्शन भी इसकी मानी है। तो इसका मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। आगे स्लाइड पे मैंने डायग्राम डाली है, तो वो वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। देखें, इसमें ये कहता है कि प्रोसेस हैज़ एफिनिटी फॉर प्रोसेसर। कुछ प्रोसेस होते हैं जो जिनमें थोड़ी रहम होती है एक ख़ास प्रोसेसर के लिए कि भाई यार मुझे बहुत शौक है कि मैं इस प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो जाऊँ। कुछ प्रोसेस ऐसे कहते हैं। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एफिनिटी। और जिस प्रोसेसर पे ये एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम कहते हैं एफिनिटी प्रोसेसर या प्रोसेसर एफिनिटी, ठीक है, ऑन विच इट इज करंटली रनिंग, ठीक है। अब फिर प्रोसेसर एफिनिटी में 2 किस्म की एफिनिटी होती है। एक होती है सॉफ्ट एफिनिटी और दूसरी होती है
हार्ड एफिनिटी, ठीक है। सॉफ्ट एफिनिटी, ठीक है, आपको रैम में आप, ठीक है, हम यहाँ पे अलाउ करते हैं कि उस पर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। हार्ड, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। वेरिएशन इंक्लूड प्रोसेसर सेट्स, और ये जो सॉफ्ट एफिनिटी और हार्ड एफिनिटी दो किस्म के वेरिएशन हैं, इनमें क्या है, प्रोसेसर सेट्स इंक्लूडिंग प्रोसेसर सेट्स, ये जो वेरिएशन है ना, इनमें इंक्लूडिंग प्रोसेसर सेट्स, इनमें जो है ये प्रोसेसर सेट्स भी आ जाते हैं कि भाई कौन सा सेट है, मतलब सिमेट्रिक प्रोसेसिंग है या प्रोसेसर सेट्स, आपको पता है एक या दो या जो सेट है और जिस मैकेनिज्म का सेट है प्रोसेसर सेट्स, वो उस पर भी डिपेंड करता है। बास प्रोसेसर है वो ये एफिनिटी वगैरह सपोर्ट ही नहीं करते, उसके अपने प्रोटोकॉल्स और अपने रूल्स होते हैं। एनीवे, तो ये जो सॉफ्ट एफिनिटी हार्ड एफिनिटी है आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे समझ आएगी, और नेक्स्ट स्क्रीन के बाद फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ जाऊंगा। ये स्क्रीन देखें, इसमें हम ऊपर लिखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग, न्यूमा एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें अगर आप देखें नीचे तो ये पूरा एक कंप्यूटर है। ये जो सबसे बड़ा बाहर अंदर से थोड़ा ग्रे ब्लू है, ये हमारे पास हमारा लैपटॉप है या कंप्यूटर। इसके अंदर दो प्रोसेसर है, मतलब मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है। एक प्रोसेसर ये है, एक प्रोसेसर ये जो सीपीयू लिखा है ना, सीपीयू ये एक प्रोसेसर, ये दूसरा सीपीयू जो लिखा गया है ना, ये है दूसरा प्रोसेसर। अब ये मेमोरी से बहुत फास्ट तरीके से, जिसकी जो अपनी मेमोरी है सीपीयू के साथ, बहुत तेजी से ये यहाँ से प्रोग्राम्स और ये प्रोसेसेस उठाता है, ठीक है। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन स्टेट में होते हैं उसको प्रोसेस कहते हैं, बाकी बात एक ही है, प्रोग्राम या प्रोसेस एक ही बात है। तो बहुत इजीली ये यहाँ से मेमोरी से ले रहा है। दूसरी जो सीपीयू है वो भी अपनी मेमोरी से बहुत फास्ट ले रहा है, लेकिन तो ये जो इस मेमोरी में जो प्रोसेसेस हैं वो एफिनिटी हैं, किसके लिए, इस प्रोसेसर पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेसर इज प्रोसेसर एफिनिटी इन, ठीक है, फॉर विच प्रोसेसेस, फॉर दीज प्रोसेसेस विच आर लाइन इन दिस मेमोरी, ठीक है। इस प्रोसेसर, ये इसको हम कह सकते हैं प्रोसेसर एफिनिटी, क्यों, इसके जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे मेमोरी में पड़े हुए हैं और वो बहुत इजीली इसको मिल रहे हैं बनिस्बते वो के ये देखो, अगर ये सीपीयू यहाँ से इतनी दूर से आए और इस मेमोरी से प्रोसेसर उठाएं तो ये इसके लिए बहुत स्लो एक्सेस है, क्योंकि पराई मेमोरी में जा रहे हैं, ये मेमोरी दूर है, दूसरे प्रोसेसर की है, और वहां से प्रोसेस उठाना, तो ये किस्म की आप कह सकते हैं कि हार्ड एफिनिटी है, दूसरे एरिया में जा रहा है। तो देखिए, और इसके लिए, इस सीपीयू के लिए इस मेमोरी से उठाना सॉफ्ट एफिनिटी है, ठीक है, यहाँ से वो बहुत इजीली उठा सकते हैं, ठीक है। नीचे एक नोट है कि नोट दैट मेमोरी प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स कैन आल्सो कंसीडर एफिनिटी। हाँ, कुछ एल्गोरिथम ऐसे होते हैं मेमोरी प्लेसमेंट एल्गोरिथम्स कि वो ये डिपेंड करते हैं एल्गोरिथम्स पे कि वो एफिनिटी को किस हद तक कंसीडर करते हैं, और डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है। मैं आपके कमेंट्स की तरफ अब जाना चाहता हूँ। और अच्छा, ये देखिए, ये किसने कहा था कि सर ये बुक में 4 या 5 प्रोसेसर है। भाई ये मेरा, आपको पता है कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ इस स्लाइड्स में, ये तकरीबन 9वां है कि 10वां है। इससे पहले 7-8 में आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसके बाद भी 7-8 आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ये भी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के किस्म में, इसके लिए भी अपने एल्गोरिथम्स ये आगे आ रहे हैं, ठीक है। पीछे मैं जाता हूँ ना, इतने एल्गोरिथम्स आपको बता दूंगा। चले कमेंट्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स में أسوي تاسو وركي كم يو يكسر هاد जी सर, comment, there is no comment, no serious comments, they are just putting attendance. So okay, let me go back to the next algorithm, okay. सो अब अगर आप हम आगे जाना चाहते हैं, सॉफ्ट एफिनिटी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, जिसमें हम लोड बैलेंसिंग, हाउ टू एड्रेस लोड बैलेंसिंग इन मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग, ओके। इफ SMP, what is SMP? You know, on last slide we studied it. SMP, symmetric multiprocessing. If it is symmetric multiprocessing need to keep all CPUs loaded for efficiency. Yes, symmetric multiprocessing में क्या होता है कि हर CPU की अपनी क्यू होती है, प्राइवेट क्यू, उस क्यू से वो प्रोसेस उठाता है, और उसकी हर एक CPU की अपनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि आपने तमाम CPU को क्या करना है, एफिशिएंटली लोड करना है। ये नहीं है कि एक प्रोसेसर पे ज्यादा बोझ हो, दूसरे पे कम हो, तमाम बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए इसको तो लोड बैलेंसिंग भी कहते हैं ना। और ये लोड बैलेंसिंग एक फर्दर टॉपिक है, सब टॉपिक है, किसके अंदर, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के अंदर।
लोड बैलेंसिंग कैसे की जाती है? ऐसे, अटेम्प्ट्स टू कीप वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इवनली मतलब बैलेंस, हर एक प्रोसेसर पे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, मतलब बराबर। इवनली मतलब बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक प्रोसेसर मजे उड़ा रहा है, उस पर कम प्रोसेसर आ रहे हैं, प्रोसेसेस आ रहे हैं और वो बहुत लाइट वेट प्रोसेसेस हैं, और दूसरे प्रोसेसर पे बहुत हैवी वेट प्रोसेसेस की बम्बारमेंट है और वो बहुत ज़्यादा बिजी है और ओवरलोडेड हो गया। तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, लोड बैलेंसिंग मस्ट है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर एक प्रोसेसर ओवरलोड हो जाए तो हम क्या करते हैं, या एक प्रोसेसर अंडरलोड हो जाए तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, ये देखें आप, ठीक है। मैं जरा एनक का शीशा साफ करता हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे, मैं 1 सेकंड के लिए खामोश होना चाहता हूँ, उसके बाद आऊंगा, ठीक है। जी, आप लोग को कहेंगे कि ये कैसा एक्सीडेंट है, तो 5-6 सेकंड से भी ज़्यादा थे। एनीवे, हमारे मुआशरे में इस किस्म के वो होते हैं ना, हम बोलते हैं 1 सेकंड है लेकिन लेते हैं 3-4 है। चले मैं आई एम बैक नाउ। पुश माइग्रेशन, हम हमारे पास वो काम है या वो टास्क है जिसमें हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टास्क चेक्स, कि हम पीरियोडिकली इसमें टास्क चेक करते हैं। और क्या करते हैं, पीरियोडिक टास्क चेक्स कि जो हमारे पास पीरियोडिक टास्क चेक्स हैं वो हम क्या करते हैं, लोड ऑन ईच प्रोसेसर, कि वक्त के साथ साथ हम हर एक प्रोसेसर पे चेक्स देखते हैं कि पीरियोडिक टास्क चेक्स लोड, कि हर एक प्रोसेसर पे एक खास वक्फे के बाद हम काम देखते हैं कि भाई कितना काम है, इस पे ज़्यादा है कि कम है। एंड इफ फाउंड पुशेस टास्क फ्रॉम ओवरलोडेड सीपीयू टू द अदर सीपीयू। और अगर हमने फाउंड का यह मतलब है कि अगर एक प्रोसेसर बहुत हैवी, बहुत ओवरलोडेड फाउंड महसूस किया गया कि यार इस प्रोसेसर पे काम बहुत ज़्यादा है, तो क्या करो, पुश टास्क, उससे थोड़े काम ले लो उस ओवरलोडेड टास्क से, और किसको दो, अदर सीपीयूज को दे दो, बाकी सीपीयू जो हैं उसी सिस्टम में, ठीक है। आजकल एक एक सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रोसेसर आ रहे होते हैं, जो मल्टी कोर कंसेप्ट है, ये मल्टी प्रोसेसर कंसेप्ट है, उसके अंदर फिर मल्टी कोर कंसेप्ट है, मल्टी कोर के अंदर फिर मल्टी थ्रेडेड कंसेप्ट है। इस वक्त मैं जिस लैपटॉप पे आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल इसमें मल्टी प्रोसेसर भी है, फिर उसके अंदर मल्टी कोर्स हैं, और फिर क्या है उसके अंदर मल्टी थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, स्ट्रॉन्ग लैपटॉप है, ठीक है। तो इस पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, या आप कहें कि हम बस फैसिलिटीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी जो है कहते हैं पुल माइग्रेशन। पुल माइग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास वो प्रोसेसर जो मजे उड़ा रहे हैं, जिन जो ज़्यादातर आइडल का मतलब है फारिग, जो ज़्यादातर फारिग होते हैं या उन पे कम प्रोसेसेस आते हैं, वो एग्जीक्यूट करके फिर मजे उड़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के प्रोसेसर के साथ हम क्या करते हैं, इनके लिए हम पुल माइग्रेशन मतलब पुल करते हैं, बाकी जो ओवरलोडेड प्रोसेसर है वहाँ से प्रोसेस लाते हैं, इसको देते हैं कि भाई यार क्यों फारिग हो, आपने कुछ काम करने हो, उसको हम क्या देते हैं, प्रोसेसेस देते हैं। देखिए ना, आइडल प्रोसेसर पुल्स वेटिंग, पुल्स खींचते हैं, वेटिंग टास्क, वो टास्क जो बिजी प्रोसेसर्स के लिए वेट कर रहे हैं। अब एक प्रोसेस है, एक टास्क है, वो एक प्रोसेसर के लिए वेट कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड है। तो यार वेट करने से बेहतर है कि आप कोई ऐसा प्रोसेसर ढूंढो जो लाइट वेटेड हो, जिस पे कम लोड हो, उसको आपको ईजिली वो प्रोसेसर मिल जाएगा, आप एग्जीक्यूट हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह ईजिली लोड बैलेंस हो जाएगा। और यही स्लाइड पूरी की पूरी किस पे है, लोड बैलेंसिंग पे है, कि मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में लोड कैसे बैलेंस किया जाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग द टुडेज क्लास, इट इज़ वेरी knowledgeable and it will help you guys to understand how what is operating system and what is inside operating system. Okay, I hope you are with me, and you will be with me until the end of the class. Okay, so stay with me. Let me go to the comment section again to read your comments so that I can answer your questions. Okay. Yeah. सर ये स्लाइड शेयर कर दे व्हाट्सएप। यार आपको सबसे पहले जो पड़ी होती है वो तो मैंने पहले भी स्लाइड शेयर किए हुए हैं ग्रुप में, आज दोबारा कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कोई टेक्निकल कमेंट नहीं है, ये सारे लकीर के फ़कीर हैं। देखो यार, वो शहजाद किधर है, शहजाद और इसहाक वगैरह किधर है, ये हाशिम गनी देखो आज गायब है। उमर वकील किधर है यार, पूछें आप, क्वेश्चन पूछें, ठीक है। और मैच्योर क्वेश्चन पूछें जिससे आपको नॉलेज, स्टूपिड क्वेश्चन इस तरह नहीं पूछना कि सर स्लाइड पे स्लाइड नंबर क्यों नहीं है, या इसको लोड बैलेंसिंग को लोड बैलेंसिंग क्यों नहीं कहते कोई और। तो ट्राई टू बी प्रोफेसर की तरह इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछें, ठीक है। चलो मैं वापस स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ और लेट मी मूव ऑन।
Okay, so that's all for this slide. Let's go to the next slide. मल्टी कोर प्रोसेसर. अब क्या होता है, कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी कोर होते हैं. मल्टी कोर का क्या मतलब है? आए recent trend to place multiple processor cores on same physical chip. इसका ये मतलब है कि हम क्या करते हैं, recent trend to place multiple processor cores ऑन सेम फिजिकल चिप. हमारे पास एक ही चिप होती है और उस चिप पे क्या करते हैं हम, प्रोसेसर के मुख्तलिफ कोर्स डालते हैं. कोर्स का ये मतलब है कि प्रोसेसर एक होता है लेकिन वो काम ऐसे कर रहा होता है कि 3-4 प्रोसेसर है, उसके मुख्तलिफ कोर्स बनाए जाते हैं. ठीक है, सब कोर्स जिसे कहते हैं, और उनको एक ही चिप पे डाला जाता है. तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं जब आप एक चिप पे डालते हैं. तो इसको हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर. आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर in operating system, and in onward classes we will try our best to reduce classes of programming language 2 and increase classes of operating system so that we can also finish our operating system course, as we have already finished the course of VB.NET of programming language 2. Okay, so what are the advantages of multi-core processors? You see, faster and consumes less power. Multi-core processors are very fast, very fast, and consume less power. And it consumes less power. Power means electricity. बहुत कम खर्चा है, बिजली कम, क्योंकि एक चिप पे पूरी कोर्स हम डाल लेते हैं. ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स पर कोर ऑल्सो ग्रोइंग, और हर एक कोर में फिर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. जिस तरह सॉफ्टवेयर में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, थ्रेडिंग में पढ़ा चुका हूँ, प्रोसेस में भी मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. इस तरह हार्डवेयर लेवल पे प्रोसेसर के अंदर जो कोर्स होते हैं उनमें भी मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं. ठीक है, टेक एडवांटेज ऑफ मेमोरी स्टॉल टू. अच्छा, मेमोरी स्टॉल क्या चीज़ है? जब प्रोसेसर के पास एक प्रोसेस होता है तो वो एग्जीक्यूट करता है. जो ही वो प्रोसेस खत्म हो जाए तो वो मेमोरी में जाता है और मेमोरी से दूसरी प्रोसेस उठाता है. तो इसको कहते हैं हम प्रोसेस स्टॉल. तो प्रोसेस स्टॉल, ठीक है, मेमोरी स्टॉल. तो जब मेमोरी में जाता है तो उस वक्त इसका टाइम ज़ाया होता है. तो इससे बेहतर नहीं है कि जो थ्रेड इस वक्त प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, वो बिजी है, दूसरा प्रोसेसर क्या करे, वो जाके मेमोरी से प्रोसेस ऑलरेडी उठाए, ताकि जब ये पहला प्रोसेसर मेमोरी में जाएगा तो उसके पास कोई जॉब होगी और इस तरह टाइम वेस्ट नहीं होगा. तमाम प्रोसेसर जो हैं बिजी रहेंगे और एफिशिएंट प्रोसेस होंगी. तो देखिए, इस पे लोगों ने कितना काम किया. ये कोई आसान काम नहीं है एल्गोरिथम्स निकालना. आप लोगों ने कोई एल्गोरिथम निकाले नहीं? आप लोग यार, आप लोगों को छोड़े. ये तो क्या कहते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ मेमोरी स्टाइल. मेमोरी स्टाइल को आगे स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ. मेमोरी स्टाइल टू मेक प्रोग्रेस ऑन अनदर थ्रेड, ताकि वो देखिए ना, वही बात मेरे करे. टेक एडवांटेज ऑफ मेमोरी स्टाइल टू मेक प्रोग्रेस ऑन अनदर थ्रेड व्हाइल मेमोरी रिट्रीव्स हैपन. मेमोरी रिट्रीव्स हैपन जब ये प्रोसेसर जाता है मेमोरी से प्रोसेस लोड करता है या बाकी पार्ट, रिमेनिंग पार्ट लोड करता है, तो तब तक ये प्रोसेस क्या कर लेता है, किसी और थ्रेड पे को ऑक्युपाई कर लेता है ताकि फायदा हो और ये प्रोसेस कंप्लीट हो. ठीक है, मतलब डिवीजन होती है प्रोसेस थ्रेड्स में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ. ठीक है, ये देखें, मल्टी थ्रेडेड मल्टी कोर सिस्टम है. इसमें अगर आप देखें, सी का मतलब है कंप्यूट साइकिल, सी फॉर कंप्यूट, एम फॉर मेमोरी, मेमोरी स्टॉल साइकिल. अब ये देखो, ये एक थ्रेड है. ठीक है, इसमें क्या है, नीचे ये पूरा टाइम है. तो ये एक प्रोसेस चल रहा था, अपने कंप्यूट साइकिल में था. जो ही इसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई मेमोरी जाने में, तो जो ये देखिए, ये ऊपर वाले डायग्राम इसको एज ए जर्नल समझे, फिर नीचे वाले की तरफ में आपको ले जाए. तो फिर क्या, ये मेमोरी में चला गया. जिस वक्त ये मेमोरी में चला गया तो क्या, एक और प्रोसेसर के पास फिर वो क्या था, वो कंप्यूटिंग उसमें था, कंप्यूट साइकिल में था. ये अगर मेमोरी में है तो ये कंप्यूट, अगर ये कंप्यूट में है तो ये मेमोरी. इस तरह देखे ना, कंप्यूट, मेमोरी, कंप्यूट. तो एक वक्त में कोई ना कोई कंप्यूट में होता है, कोई ना कोई मेमोरी में होता है. तो इस तरह मेमोरी से प्रोसेसर भी आते हैं और प्रोसेसर पे वो पैरेलली उसी वक्त साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी होते हैं. तो मल्टी थ्रेडिंग से बहुत फायदा होता है. ये इससे स्पीड फास्ट होती है और क्या होता है, पिछले स्लाइड पे मैंने बता दिया है कि पावर लेस कंज्यूम होती है. ठीक है, तो देखिए ना, ये एक और थ्रेड नॉट है, थ्रेड 0 है, ये फिर थ्रेड 1 है. ये एक जर्नल मैंने थ्रेड लिख दिया. ये ऊपर वाले डायग्राम इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ समझे. नीचे देखें, टाइम है, ये पहले कंप्यूट साइकिल में था, तो ऊपर वाला वो बिजी था या लेट, मतलब प्रोसेस हो रहा था ना,
तो अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे ये जब कंप्यूट में चला गया, कंप्यूट साइकिल में, तो ये मेमोरी स्टाल में चला गया। अब जब वो मेमोरी स्टाल में था चला गया तो ये कंप्यूट में है, जब वो कंप्यूट में चला गया ये मेमोरी स्टाल में, जब वो मेमोरी स्टाल में तो ये कंप्यूट में, जब वो कंप्यूट साइकिल में चला गया तो ये मेमोरी स्टाल में, जब वो मेमोरी स्टाल में चला गया तो ये कंप्यूट में, जब वो कंप्यूट स्टाल में चला गया तो यहाँ पे ये थ्रेड खत्म या ये प्रोसेस खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी ये प्रोसेस शुरू था पहले और ये बाद में, इस तरह की ये चलते रहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का ये फायदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले, नेक्स्ट स्लाइड पे एक नया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। तो नए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन नो कमेंट्स, इट मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड। आज के इतने खूबसूरत क्लास में देखिए मैं किस तरह पढ़ा रहा हूँ डिटेल में। No one is interested. Okay, it's up to you. If you will understand, so the benefit will go to you. If you will not take care, so no benefit to you guys. It's up to you. We are in an era of democracy. Okay, so let's see. I will not force you guys. Okay, so let me go back. Now let's go to the real-time CPU scheduling. Okay. What happens in the real-time CPU scheduling, as its name suggests, real-time, okay, can present obvious challenges. You may face some obvious challenges in real-time CPU scheduling. It means soft real-time systems. What happens in soft real-time systems? No guarantee as to when critical real-time process will be scheduled. Yes, you don't have any guarantee that when critical real-time process will be scheduled. देखिए कुछ क्रिटिकल रियल टाइम प्रोसेस होते हैं, ठीक है, रियल टाइम क्रिटिकल होते हैं, वो बाज़ औक़ात इंटरप्ट हो सकते हैं वो प्रोसेस, तो उसका पता नहीं चलता कि वो दोबारा कब रीशेड्यूल होंगे। भाई आपने उसको इंटरप्ट कर दिया, रुकवा दिए, अब दोबारा भी उसको स्टार्ट होना ज़रूरी है उसके लिए। तो इस किस्म के जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं उनको हम कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स। डायग्राम की तरफ मैं आऊँगा आखिर में। दूसरे है हमारे पास हार्ड रियल टाइम सिस्टम। टास्क मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन, कि जिस प्रोसेस के लिए जो डेडलाइन दिया गया है उससे पहले उसको मस्ट ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए उसको सर्विस देनी चाहिए। ऐसे इस किस्म के सिस्टम्स को हम कहते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम, कि भाई डेडलाइन को मस्ट फॉलो करना है। सॉफ्ट वो होते हैं कि आप उसको बीच में रुकवा सकते हो, डिले करो, फिर शुरू करो, फिर रोको, फिर शुरू करो, तो वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। ठीक है, जो तीसरा आखिरी पॉइंट है, चौथा, इनफैक्ट टू टाइप्स ऑफ लेटेंसीज इफेक्ट परफॉर्मेंस। दो किस्म के लेटेंसीज आते हैं जो कि परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देते हैं। वो चाहे रियल सॉफ्ट, ज़्यादातर वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में होते हैं। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में लेटेंसी बड़ी कम आती है क्योंकि उसके डेडलाइंस बड़े हार्ड होते हैं, उनको मस्ट सर्विस मिलती है। ठीक है, तो देखिए इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी वो है जब बीच में कोई आईओ रिक्वेस्ट आ जाता है, इंटरप्शन हो जाती है, तो आपका प्रोसेस रुक जाता है रियल टाइम में, तो इस किस्म के लेटेंसी को हम कहते हैं, लेटेंसी का मतलब है डिले, देर थोड़ा। ठीक है, टाइम फ्रॉम अराइवल ऑफ इंटरप्ट टू स्टार्ट ऑफ रूटीन दैट सर्विसेज इंटरप्ट कहते हैं। ये वो लेटेंसी है जब इंटरप्ट अकर हो जाता है, इंटरप्ट आ जाता है, और टू स्टार्ट ऑफ रूटीन, और तब तक ये डिले होता है जब तक रूटीन नहीं आता। रूटीन क्या है? रूटीन एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो जब जो इंटरप्ट आए होते हैं उसको दोबारा रिज्यूम करते हैं, मतलब दोबारा उसको सर्विस मिल जाती है कि भाई इंटरप्ट खत्म करो, जल्दी प्रोसेस दोबारा शुरू करो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रूटीन चेक्स या रूटीन वर्क, रूटीन टास्क। ठीक है, दूसरी जो लेटेंसी आती है वो डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच आपको मैंने कहा था ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, टाइम फॉर शेड्यूल टू टेक करंट प्रोसेस ऑफ सीपीयू एंड स्विच टू अनदर, जब आप सीपीयू से एक प्रोसेस लेते हैं और उसको दूसरा देते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहती है। और इसके लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या चीज़ है? एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल कहाँ पे है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फाइल्स में आता है मॉड्यूल। ठीक है, अब डायग्राम में आ जाते हैं। जो बातें मैंने आपको थ्योरी में कही है वो मैं यहाँ पे डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए ये टास्क टी, एक टास्क है, उसका नाम टी है, वो रनिंग है। अचानक इंटरप्ट आ गया, इंटरप्ट की वजह से ये डिले आ गया। देखो ना, इंटरप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? इसको हम कहते हैं इंटरप्ट लेटेंसी, और ये एक्सेस जो है इसको हम टाइम कहते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा था, यहाँ पे इंटरप्ट आ गया। ठीक है, डिटरमिन इंटरप्ट टाइप, किस किस्म का इंटरप्ट टाइप है वो फिर इसके लिए अपने चेक से इंटरप्ट डिटरमिन करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरप्ट इट इज। ठीक है, आगे अगर आप देखिए फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, ये प्रोसेस हटा दिया जाता है प्रोसेसर से और प्रोसेसर को कोई और प्रोसेस दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेसर को। तो अब ये प्रोसेस क्या, अब इस किस्म के जो सिस्टम है रियल टाइम, इसको हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कहते हैं, जिसमें इंटरप्ट भी आता है, जिसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी होती है। फिर क्या है?
ISR, ठीक है। तो फिर इसमें ISR आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ISR तक क्या है, इंटरप्ट लेटेंसी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये इंटरप्ट लेटेंसी। और ये कहाँ पे आती है, ये सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये है हमारा जो रियल टाइम CPU शेड्यूलर, ठीक है। मैं ज़रा दोबारा आपको एक विजिट करवाता हूँ पिछले स्लाइड्स की जो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे फिर हम जाते हैं, ठीक है। देखिए ये मैं आज पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये तो API था, ये हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। चलें, अब ये देखें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं फिर आपके लोगों की कमेंट्स की तरफ जाना चाहता हूँ। लेट मी गो टू द कमेंट सेक्शन। प्रेजेंट सर, जरक खान, यस सर, ओके, नो कमेंट्स। धोखा दे रहे हैं फिर मुझे, कोई सीरियस स्टूडेंट नहीं, और ना आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो, यस सर बोल के चले गए, ठीक है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट फेज ऑफ डिस्पैच लेटेंसी। ये जो डिस्पैच लेटेंसी आती है ना कंटेक्स्ट स्विचिंग की वजह से, तो इसके कुछ अपने कन्फ्लिक्ट फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल कैसे देखें ना, ये एक इवेंट है और उसको कुछ रिस्पांस की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, आयु रिक्वेस्ट है ले सपोज, तो इसने रिक्वेस्ट की है। अब ये जो रिस्पांस इसको मिलता है ना वापस, इसके बीच में बहुत से कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। कैसे, बीच में यहाँ पे इस एरिया में इंटरप्ट आ गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, प्रोसेस यहाँ पे फिर अवेलेबल हो गया। फिर क्या है, यहाँ पे प्रोसेस ले लिया गया प्रोसेसर से, जिसे डिस्पैच लेटेंसी कहते हैं। यहाँ पे ये रिस्पांस मिलने से पहले इसकी रियल टाइम प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये डिस्पैच किया जाता है, कोई प्रोसेसर वापस ले लिया जाता है, किसी और प्रोसेसर को दिया जाता है, ठीक है, या डिले आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, किस किस्म का, यही कन्फ्लिक्ट कि भाई या तो इंटरप्ट आ जाता है, या फिर क्या होता है कि देखिए इसी टाइम में कन्फ्लिक्ट, मतलब ये एक तरफ जा रहा है, इसको ज़रूरत है वापस ही पे, वहाँ पे कुछ लेटेंसी आ जाती है, ऊपर भी आ जाती है, नीचे भी आ जाती है। तो बीच में इन्हीं लेटेंसीज की वजह से, इन्हीं इंटरप्ट्स की वजह से, इन्हीं कंटेक्स्ट स्विचिंग की वजह से कन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, और वो कन्फ्लिक्ट्स क्या फिर टाइम लेते हैं और उनको रिजॉल्व किया जाता है। देखिए ना पॉइंट 1 में, प्रीएम्पशन ऑफ एनी प्रोसेस रनिंग इन कर्नल मोड। कर्नल मोड में सिर्फ सिस्टम ऑफ प्रोसेसेस रन होते हैं, यूजर मोड में यूजर प्रोसेसेस रन होते हैं। तो प्रीएम्पशन ऑफ एनी प्रोसेस रनिंग इन कर्नल मोड, कोई भी प्रोसेस जो कर्नल मोड में रन होता है उसकी प्रीएम्पशन का मतलब जब हम प्रोसेसर से वो प्रोसेस लेते हैं और उस प्रोसेसर को कोई दूसरा प्रोसेस देते हैं, इसको कहते हैं प्रीएम्पशन। रिलीज बाय लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, हाँ, प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज नीडेड बाय हाई प्रायोरिटी। इसका ये मतलब है कि वो रिसोर्सेज जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने रिलीज कर दिया, और वो रिसोर्सेज किसको चाहिए, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को चाहिए। और बीच में ऐसे एल्गोरिथम होते हैं कि लो प्रायोरिटी को बाद में करना पड़ता है और हाई प्रायोरिटी जॉब पहले करने पड़ते हैं, इस तरह के एल्गोरिथम है। तो वहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, भाई प्रोसेस है के पास है, जिसको चाहिए वो प्रोसेसर के पास है नहीं, और इस तरह के आगे पीछे और मिसमैनेजमेंट। तो इसके लिए प्रॉपर एल्गोरिथम बने हैं, पास्ट में भी आई हैं, अब और भी आ रहे हैं फ्यूचर में। डे बाय डे जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या ओवरऑल टेक्नोलॉजी आप कहें कि ये बेहतर होने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये देखें, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्लाइड एज वेल। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर मूविंग लेट मी चेक योर कमेंट्स अगेन, ओके। Okay, no comments, and today I have very few students. I have almost 8 to 10 students present in this class, and the total strength is more than 30. So it's a very sad moment for me that the students of this era are totally not serious. They are just making fun of each and everything, and later on when they are scored how to say, when they are given less scores, or when they score less marks, so then they complain, oh sir, I haven't been scored, and I have performed very well, and such kind of excuses, and I don't know, blah blah blah, they say a lot of things, and they never blame themselves that we are not serious. We never take classes serious, we are never present in classes, and we are not serious students. We always make fun of everything, so they never blame and condemn themselves. They always, the what should I say, the regret goes towards the professor. So this is what happening in this era. Okay, let's me move to the next class.
Sorry, next algorithm, not class. We haven't finished our today's class. So, priority based scheduling. We have another algorithm, and its name is priority based scheduling. So, what happens in priority based scheduling? The processes are normally scheduled based on the priority. Okay. For real time scheduling, scheduler must support preemptive, and it means that in real time scheduling, the scheduler must support preemptive. Preemptive means that that it should be allowed to take process from any processor anytime. Okay, priority based scheduling, but only guarantees soft real time. Okay, in priority scheduling, in real time scheduling, if you prefer to go towards priority based scheduling, so it's not only possible in soft real time scheduling. Okay, and one can only guarantee to achieve such kind of scheduling in soft real time. Okay, for hard real time must also provide ability to meet deadlines, and we already discussed it that in hard real time scheduling the deadline should must meet. Okay, the third point is processes have new characteristics, and so processes have new characteristics such as periodic ones require CPU at constant intervals, that at constant intervals after each specific interval the process should must get CPU back. Okay, this is what this line means. Okay, has processing time T. Okay, has you a process has a processing time T, deadline D, and the period P. The period P means that in that specific period it should must get CPU to meet the deadline. This is what it means. Okay, so in mathematics normally we may write it that T is greater than 0 or equal to 0, and it is less than or equal to the deadline, and it is less than or equal to, or it should be finished, it should be executed, it should get executed within this time period. Okay, so normally how it happens, you may observe this mini diagram. You see this is a period, and in this period it should must meet the deadline, and it should must execute within its specified time. So this is period 1, this is period 2, this is period 3, it goes on, and this is period 1. These all are periods, P. This is a specific period. It starts here and it ends here. This is the deadline. In this period, here the deadline meets, and in this deadline, here it should be here until here the process should get executed. Okay, so this is the here this is process 1 executed in this period, this is another process, this is another process. So such kind of scheduling, we call it priority based scheduling within the parameters of the following characteristics. Within the following characteristics. Okay, priority based scheduling should must consider the following characteristics. Which characteristics? Periodic ones. Okay, so ये चीज़ें जो हैं आपको आई होप समझ आई होगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनको समझना. ठीक है, no comments again. Let's keep moving on. So let me go to the next slide. वर्चुअलाइजेशन एंड शेड्यूलिंग. ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ है? आप लोग अक्सर you know virtualization softwares, and after installing virtualization software you normally install more than 2 guests. And what are guests are different operating system like Linux, Windows, and you may even have more than 2 or 3 Windows at the same PC if your PC is very strong. Okay, so virtualization software schedules multiple guests onto CPUs, और आपके जो CPUs पे है मल्टीपल गेस्ट आ जाते हैं. मल्टीपल गेस्ट मीन्स मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा होता है? अपनी अपनी शेड्यूलिंग कर रहा होता है, और इसके बहुत से नुकसानात भी है. कैसे? आज मैं 3 पॉइंट्स में आगे आपको इसके नुकसानात दिखाता हूँ. ठीक है, ईच गेस्ट डूइंग इट्स ओन शेड्यूलिंग. ये देखिए वही बात होगी है. ईच गेस्ट नॉर्मली follows its own scheduling. Okay, and not knowing it does not own the CPU, और इसको पता नहीं चलता कि भाई इस वक्त मैं उसको अपने CPU का पता नहीं चलता कि भाई इस वक्त CPU मेरे पास है कि नहीं, क्योंकि ये हर एक CPU अपनी अपनी शेड्यूलिंग हर एक CPU नहीं, हर एक गेस्ट
मतलब आपके पास अगर 3 विंडोज है एक ही सिस्टम में, तो हर एक विंडो जो है अपनी अपनी शेड्यूलिंग कर रहा होता है, हालांकि प्रोसेसर रिसोर्सेज तो सेम होते हैं तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इनको पता नहीं होता कि भाई इस वक्त तो मैं सीपीयू कॉल कर रहा हूँ कि भाई मुझे सीपीयू दे दो, और इसको ये पता नहीं होता कि भाई मैं तो कॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरा हक बनता भी है कि नहीं कि मुझे सीपीयू दे दो। क्या पता है इस वक्त किसी और का हक बनता हो, राइट बनता हो सीपीयू लेना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कैन रिजल्ट इन पुअर रिस्पॉन्स टाइम, और जब आप सीपीयू मांगेंगे तो सीपीयू आपका हक नहीं होगा, किसी और का हक होगा। आपके पास जब सीपीयू आएगी तो काफ़ी देर हो चुकी होगी, और इस देर को हम कहते हैं पुअर रिस्पॉन्स टाइम। आपको जो रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा दैट विल बी वेरी पुअर। कैन इफेक्ट टाइम ऑफ डे क्लॉक्स इन गेस्ट, और जो गेस्ट हैं इनके जो टाइम ऑफ क्लॉक्स होंगे उनमें फर्क आएगा। क्यों? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, और ये जो क्लॉक है वो सीपीयू बेस्ड होती है नॉर्मली। तो आप जब डिफरेंट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स फॉलो करेंगे तो आपके गेस्ट में जो टाइम होगा वो भी डिफरेंट होगा, इट विल नॉट द सेम, इट विल इफेक्ट द टाइम। ओके, can undo good scheduling algorithms efforts of guest, हाँ can undo good scheduling algorithm efforts of guest। और कुछ गेस्ट, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वो होंगे जो बहुत ही अच्छे एफिशिएंट और गुड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर poor algorithms followed by other guests, the good scheduling algorithms will get affected and the efforts will be lost, okay, and in fact the efforts will be spoiled, okay। So I hope आपको समझ आई होगी इस स्लाइड की। Let me go to the next slide. We have another scheduling algorithm or scheduling technique or method which is normally known as rate monotonic scheduling, okay। So in rate monotonic scheduling, what happens? A priority is assigned based on the inverse of its period. ये देखिए, इसका ये मतलब है कि हर एक priority कि a priority is assigned based on the inverse of its period। इसके जो पीरियड है उसके इनवर्स पे मतलब प्रायोरिटी असाइन की जाती है। कैसे? अगर पीरियड शॉर्टर पीरियड में हाई प्रायोरिटी दिया करे और लॉन्गर पीरियड में क्या दिया करें? लो प्रायोरिटी दिया करें। देखे ना नीचे डायग्राम में देखिए, P1 इज असाइंड अ हायर प्रायोरिटी देन P2। अब P2 से P1 को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो अगर हाई प्रायोरिटी में क्या होता है, पीरियड्स फिर शॉर्टर होते हैं, और जो लॉन्गर पीरियड्स होते हैं इसमें लो प्रायोरिटी होते हैं। देखिए P1 जो है इसकी जो पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है P2 से, तो P1 की जो प्रायोरिटी है वो पहले है और इसका डेडलाइन पहले मीट होना चाहिए। फिर P2 जो है इसकी जो पीरियड है बहुत लंबा है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी क्या है? लो है, ये प्रोसेसर के बाद दूसरे नंबर पे जाएगा। फिर P1 P2 में देखिए, P1 जो है इसका जो पीरियड है वो लॉन्गर है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लॉन्गर की प्रायोरिटी, पीरियड जब लॉन्गर हो तो उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए। और फिर P2 देखें। अच्छा, इसमें एक और मसला भी आ सकता है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें इसके बाद देखिए P2 के बाद आइडल है सीपीयू, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? P1 P2। अब ये देखिए P1 इज असाइंड हाई प्रायोरिटी देन P2। अब देखिए P1 दोबारा इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई है, क्योंकि ये जो है इसका जो पीरियड है वो शॉर्टर है देन P2 की जो प्रायोरिटी है वो लोअर है, क्योंकि इसका पीरियड बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद देखिए फिर P1 आ जाते हैं, फिर P2, ठीक है। ये जो छोटे छोटे P2 है, कुछ स्टूडेंट समझते होंगे कि सर ये जो P2 है इसका पीरियड कम है P1 से, तो ये P2 P1 के पीछे कैसे? भाई ये P2 वो है जो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, उसका बकाया हिस्सा है, ये प्रीएम्प्ट किया गया था। ये मैं चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे फिर देखिए P1 है और ठीक है, और यहाँ देखें P2 है। अब ये जो P1 है ये इसकी प्रायोरिटी वो है, मतलब इसका ये जो है आगे इसकी प्रायोरिटी क्या है? हाई है। और इसकी प्रायोरिटी लो क्यों है? ये रिमेनिंग पार्ट है P2 का, तो इसलिए, ठीक है। ये कंटिन्यू है, आगे से जाता है। और ये रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग कंसेप्ट है, ये भी किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ये देखिए कितने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, कितने शेड्यूलिंग मेथड्स आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, और आप लोग कहते हैं सर बुक में तो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है, सर इंटरनेट में तो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं है। तो यही मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग ये सिर्फ एकेडमी में नहीं, कोर्स में नहीं, कि भाई टीचर को किसी तरीके से डॉज कर दिया जाए और अपनी बात पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए कि बस ये ऐसे। ये अमंग प्रोफेसर्स इन द डिपार्टमेंट्स फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, दे ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो दे ऑलवेज ट्राई टू मिसगाइड ईच अदर, दे ऑलवेज ट्राई टू हाउ टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। So this is what normally students do, okay।
तो देखें, अब मैं मंडे को एक लेक्चर मैंने डिले किया था, मॉर्निंग की जगह पे मैंने इवनिंग में लिया था, मैं उधर बैंक गया था। तो एक स्टूडेंट ने कहा, देखिए एक क्लास सिर्फ मैंने टाइम चेंज किया था, वो मिस भी नहीं किया था। एक स्टूडेंट ने पूरे पेशावर को, पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा दिया कि सर के क्लास हमेशा लेट होते हैं। यार हमेशा का लफज आपने कैसे लगा दिया? हमेशा के लफज का आपको पता है? हमेशा का लफज का मतलब है कि एक प्रोफेसर नॉन सीरियस है, और वो हमेशा जो है अपने क्लासेस टाइम पे नहीं लेता। भाई एक क्लास की जगह पे कि डिले होने की जगह पे, टाइम चेंज होने की जगह पे आपने हमेशा का लेबल लगा दिया कि ये हमेशा क्लास लेट रहता है, इसकी कोई क्लास भी टाइम पे नहीं होती। तो इस किस्म के मिसगाइड से मैं तंग आ जाता हूँ, मैं खफा हो जाता हूँ कि यार आप लोग इंसान है कि इंसान नहीं है। चले एनीवे, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो वो इस सोच में, अच्छा ये मिस डेडलाइंस पढ़ते हैं, इसके बाद फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड से, स्लाइड नंबर 43 से एक नया शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है, तो वी विल स्टडी दैट एल्गोरिथम इन आवर नेक्स्ट क्लास। अच्छा यहाँ पे देखें, मिस डेडलाइन विद रेट मोनोटॉनिक शेड्यूलिंग, डेडलाइन मिस हो जाते हैं कैसे? अब इसका जो डेडलाइन है P1 का, तो ठीक है, ये डेडलाइन के अंदर कंप्लीट हो गया। अब ये जो डेडलाइन है, ये आप क्या कह रहे हैं, ये P1 का डेडलाइन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे P1 खत्म नहीं हुआ, P1 आगे भी जारी है, ठीक है? दो प्रोसेस है। और P2 का डेडलाइन देखिए ना, ये देखिए P1, ये P1 P2, इसका क्या मतलब है कि डेडलाइंस इनको आगे कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ये अपने डेडलाइन से आगे पीछे हो गए। डेडलाइन इसके खत्म नहीं हो गए थे कि P1, ये डेडलाइन है सारे, ठीक है? अब P1 को कहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था? ये देखिए P1 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब अर्ली खत्म हो गया, या खत्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है, आगे गया है। P2 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये भी आगे जाता कि ये कंटिन्यू है। तो इसको आप फिर और ब्रेनस्टॉर्म इस पे करें, इसको समझे कि डेडलाइंस कैसे मिस हो रहे हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? इस पे ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं कर सकता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज क्लास, and believe me, for me it was a fun to teach you these scheduling algorithms, and only those students they can appreciate who are serious and who loves to learn operating system. And believe me, it is a design and analysis of algorithm, operating system, computer architecture. These kind of subjects are very important to learn, including compiler constructions. So believe me, I always feel pleasure and fun while teaching these kind of difficult and interesting subjects. Okay guys, that's all.